नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। बात करेंगे बाल विकास प्रैक्टिस पेपर अभ्यास प्रश्न पत्र मॉडल पेपर की बात करेंगे, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की बात करेंगे। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग संपूर्ण कंसेप्ट से इस प्रैक्टिस पेपर में 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहाँ पे कंबाइन किया गया है। पिछले ईयर में पूछे गए प्रश्नों को ध्यान में रखते हुए, आपके सिलेबस को ध्यान में रखते हुए ये 30 प्रश्न जो है आपके एग्जाम के जैसे संभावित प्रश्न हो सकते हैं, सिलेक्शन के जैसे इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकते हैं। और आप सभी जानते हैं प्रत्येक सब्जेक्ट की अभ्यास प्रश्न पत्र प्रैक्टिस पेपर मॉडल पेपर चल रहे हैं, जिसका आई बटन पे आपको लिंक ऑलरेडी एक बना दिया गया है। एक प्लेलिस्ट बनाई गई है जिसमें सारे सब्जेक्ट के प्रैक्टिस पेपर मॉडल पेपर की क्लास आपको मिल जाएगी। तो मैं आपके साथ जयसवाल सर, चलिए शुरुआत करेंगे। 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों की ये आपका प्रैक्टिस पेपर है और इसमें से आप लोगों को फीडबैक क्या है नीचे कमेंट बॉक्स में स्कोर के माध्यम से बताइएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं देर न करते हुए। पहला प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर है। मिश्रित प्रकार का बुद्धि परीक्षण जो है भारत में पहली बार प्रस्तुत किया गया। पीएन मल्होत्रा के द्वारा, जलोटा के द्वारा, भाटिया के द्वारा या सेन गुप्ता के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। सभी लोग बताइएगा। तो मिश्रित प्रकार का जो बुद्धि परीक्षण है भारत में पहली बार जो है प्रस्तुत किया गया था, किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? पीएन मल्होत्रा के द्वारा जो है प्रस्तुत किया गया था। जी हाँ, 1960 में डॉक्टर एम जोशी ने 100 पदों वाला एक समान मानसिक योग्यता परीक्षण तैयार किया, जिसका प्रमाणीकरण 7830 छात्रों पर किया। लेकिन सन 1964 में डॉक्टर प्रयाग मेहता ने 1800 बालकों पर प्रमाणीकृत कर सामूहिक बुद्धि परीक्षण किया। तो डॉक्टर पीएन मल्होत्रा अर्थात डॉक्टर, हम किसकी बात करेंगे? प्रयाग मेहता की बात करेंगे, नोट कर लीजिएगा। दूसरा प्रश्न साथियों जो आप लोगों के स्क्रीन पर है, सीखने की प्रक्रिया में सीखने का स्थानांतरण हो सकता है, सकारात्मक हो सकता है, नकारात्मक हो सकता है, शून्य हो सकता है या ये सभी हो जा सकता है। ठीक है, तो सीखने के स्थानांतरण से संबंधित प्रश्न काफ़ी बार पूछा गया प्रश्न है, रिपीटेड प्रश्न है, संभावित प्रश्न है। तो सीखने की प्रक्रिया में जो है सीखने का स्थानांतरण हो सकता है, वह आपका सकारात्मक भी हो सकता है, नकारात्मक भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है। इसलिए यहाँ पे वो ये सभी वाला डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जब पहले से सीखने का प्रभाव किसी नई अनुक्रिया के निष्पादन पर पड़ता है तो इसे सीखने का स्थानांतरण कहा जाता है। और मनोवैज्ञानिकों ने सीखने के 3 स्थानांतरण बताए, एक सकारात्मक, नकारात्मक, शून्य। ये तीनों आपके सीखने के 3 स्थानांतरण होते हैं। तीसरा प्रश्न स्क्रीन पर है। मेरे सभी प्यारे मित्र, सभी शिक्षा बंधु कमेंट कीजिएगा। तीसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मत जो है अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने की व्याख्या करता है? मनोविश्लेषणवाद, व्यवहारवाद, संबंधवाद या गेस्टाल्टवाद की बात करेंगे। मेरे सभी प्यारे प्यारे भाइयों की प्यारी प्यारी बहनें, जिनका सपना है गवर्नमेंट टीचर बनना, अध्यापक अध्यापिका बनना, एग्जाम को फतेह करना, सिलेक्शन को 101% करना है, सभी यहाँ पे फीडबैक कीजिएगा। जी हाँ, तो कौन सा मत जो है अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने की व्याख्या करता है? वह है गेस्टाल्टवाद का मत। जी हाँ, सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत अर्थात सूझ का सिद्धांत का प्रतिपादन गेस्टाल्टवादियों द्वारा किया गया था। इस सिद्धांत के अनुसार समस्या का समाधान उद्दीपन अनुक्रिया संबंधों के धीरे धीरे बनने से नहीं, अपितु जो है उद्दीपनों के बीच संबंधों को अचानक समझने में होता है। ये प्रश्न ध्यान दीजिएगा। जी हाँ, आपके गेस्टाल्टवादियों के अनुसार या गेस्टाल्टवादी सिद्धांत के अनुसार सीखने के अंतर्दृष्टि या सूझ के सिद्धांत के अनुसार समस्या का समाधान उद्दीपन अनुक्रिया संबंधों के धीरे धीरे बनने से नहीं, अपितु क्या होता है? उद्दीपनों के बीच संबंधों को अचानक समझने में होता है। ये ध्यान दीजिएगा। चौथा प्रश्न क्या दिया गया है? किस मनोवैज्ञानिक ने सीखने की सामग्री के रूप में निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया है? विलियम जेम्स ने, स्किनर ने, एबिंगहास ने या थार्नडाइक महोदय जी की बात करेंगे। सभी कमेंट कीजिएगा। प्रत्येक भाई बहन शिक्षक बंधु का कमेंट सर्वोपरि है, फीडबैक सर्वमान्य है। तो किस मनोवैज्ञानिक ने सीखने की सामग्री के रूप में निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया है? वह है एबिंगहास। जी हाँ, एबिंगहास मनोवैज्ञानिक है, इन्होंने सीखने की सामग्री के रूप में निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया है। ठीक है, उन शब्दों को कोई सार्थक नहीं है। पांचवा प्रश्न है, सीखने के नियम दिए हैं ईपी पावलोव ने, स्किनर महोदय जी ने, थार्नडाइक महोदय जी ने, कोहलर महोदय जी ने। तो आप सभी लोग जानते हैं जब भी हम सीखने की बात करते हैं थार्नडाइक महोदय जी का नाम जिक्र आ ही जाता है। और सीखने की बात करते हैं तो सीखने के आपके 2 प्रमुख नियम हैं। और पहला नियम आता है आपका मुख्य नियम,
और जिसके आपके कितने हैं, मुख्य नियम के 3 प्रकार हैं। और दूसरा नियम आता है आपका गौड़ नियम। गौड़ नियम के कितने प्रकार हैं, 5 प्रकार हैं, सभी लोग जानते हैं, ठीक है। और सभी जानते हैं 3 नियम में आपके कौन कौन से आते हैं, सभी लोग बताइएगा। मुख्य नियम में हमारे अभ्यास का नियम, तत्परता का, प्रभाव या परिणाम का नियम। गौड़ नियम में 5वें में क्या आता है, बहुप्रतिक्रिया का नियम, मनोवृत्ति का नियम, आंशिक क्रिया का, आत्मक्रिया का, साहचर्य क्रिया का नियम, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और ये देखिए सीखने के मुख्य नियम में तत्परता, अभ्यास एवं प्रभाव का नियम आ गया। सीखने में सहायक नियम, मनोवृत्ति का नियम, तत्व प्रबलता का नियम, बहुअनुक्रिया का नियम, सादृश्यता का नियम एवं सहचरात्मक आपका स्थानांतरण का नियम। थांडाई के ये 2 नियम है, याद रखिएगा, एक प्रश्न जरूर इनसे रिलेटेड पूछा जाएगा। सीखना क्या होता है, व्यवहार में परिवर्तन है, अनुभव तथा अभ्यास का परिणाम है, व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है, या ये सभी। तो सीखने से संबंधित आपका सीखना व्यवहार में परिवर्तन भी होता है और अनुभव तथा अभ्यास का परिणाम भी होता है और व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन भी होता है, ठीक है। तो ये तीनों हमारे सीखने का हो जाएंगे, व्यवहार में परिवर्तन भी, अनुभव तथा अभ्यास का परिणाम भी और व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन भी। तो ये सभी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 7वां प्रश्न क्या दिया गया है, सभी यहाँ पे कमेंट कीजिएगा। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद। साथियों एग्जाम को फतेह करना है तो प्रत्येक कमेंट, प्रत्येक फीडबैक आपका सर्वोपरि है और शर्मान है। हमने एक लाइन पढ़ी थी दोस्तों, क्या लाइन पढ़ी थी कि रास्ता है पर बहुत कठिन है, मंजिल यूं ही नहीं मिल जाती, हर किसी को हर रात दीपक की तरह जलना पड़ता है। सीख है, जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वो ही अक्सर मंजिल पर पहुंचते हैं। तो अपने कदमों के, अपनी बुद्धि पर विश्वास रखिए, अपने आप पर विश्वास रखिए, सिलेक्शन आपका सर्वोपरि है। आउट ऑफ 150 में से 125 प्लस स्कोर आप लोग क्रैक कराएं, ठीक है। क्योंकि एक पिछले क्लास में मैंने बताया था कि रीट का कैसे आपको कट ऑफ गया है, इस तरह एमपी टेट का भी जाएगा, ठीक है। देखिए चाहे एसटी एससी हो चाहे किसी भी हो, 120 के नीचे सिलेक्शन तो होगा नहीं, ठीक है, एसटी एससी के। और अगर विकलांगता का प्रमाण पत्र वहाँ पे मैं सोच सकता हूँ कुछ आ सकता है, लेकिन 120 के नीचे सिलेक्शन किसी भी कैटेगरी में मत मानिएगा, ठीक है। एमपीटीटी की बात कर रहे हैं क्योंकि बहुत ही हाई लेवल का यहाँ पे कंपटीशन है, इसलिए कहते हैं ध्यानपूर्वक तैयारी कीजिए, अभी भी समय है, जितना ज़्यादा हो सके। आपको लिंक मिल जाएगी, प्रैक्टिस पेपर लगभग आपके 70 यहाँ पे compete करने जा रहे हैं, ऑल सब्जेक्ट के प्रैक्टिस पेपर, ठीक है। और सबसे महत्वपूर्ण 3 टॉपिक्स को आपको बात करना है, ठीक है। 3 टॉपिक्स आपके भाई कौन कौन है, देखिए पहला टॉपिक होता है आपका बाल विकास का। बाल विकास के जो महत्वपूर्ण आपके सिद्धांत हैं उनको कंसेप्ट पढ़ लीजिए, ठीक है, 1-2 दिन में पढ़ लेंगे आप लोग। इसके बाद आता है आपके किसकी बात कर रहे हैं, ईवीएस की बात कर रहे हैं। तो ईवीएस के हमारी डेली प्रैक्टिस पेपर अभ्यास प्रश्न पत्र चल रहे हैं, उसको आप लोग अटेंड कीजिए। इसके बाद आती है तीसरी पेडागॉजी। तो आप भाषा में अगर आप हिंदी की पेडागॉजी पढ़ लेंगे तो वही पेडागॉजी आपके संस्कृत में काम आ जाएगी, द्वितीय भाषा में, अगर आपने संस्कृत किया है। और इंग्लिश वाले अपनी ग्रामर की प्रिपरेशन करें, और इंग्लिश के कि आपके पेडागॉजी भी ट्रांसलेट अगर आता हो हिंदी भी आपकी इंग्लिश में काम आ जाएगी। तो ट्रांसलेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो बाल विकास और आपका हिंदी हो गया, संस्कृत हो गया, ठीक है। और मैथ्स की पेडागॉजी तो चल ही रही है, अब बाकी क्लास भी कंसेप्ट के चल रही है, ठीक है। तो बेहतरीन तैयारी है, इसलिए कहते हैं 120 प्लस अगर स्कोर करना है तो प्रत्येक यहाँ पे अभ्यास प्रश्न पत्र, प्रत्येक प्रैक्टिस सेट इंपॉर्टेंट है। चलिए क्लास की बात कर देंगे। इस प्रैक्टिस पेपर के 7वें प्रश्न की बात कर रहे हैं कि शारीरिक वृद्धि और विकास को क्या कहा जाता है। देखिए जो शारीरिक वृद्धि और विकास होती है उसको तत्परता, अभिवृद्धि, गतिशीलता या अनुवांशिकता कहा जाता है। सभी कमेंट कीजिएगा मेरे प्यारे मित्र, शिक्षक बंधु, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स एंड टीचर्स। शारीरिक वृद्धि और विकास को क्या कहते हैं साथियों, अभिवृद्धि कहते हैं, ठीक है। जो शारीरिक वृद्धि और विकास होता है उसको अभिवृद्धि कहते हैं, आपको ध्यान देना है। और शारीरिक वृद्धि जो होता है, अभिवृद्धि एक निश्चित होती है, ठीक है, क्योंकि शारीरिक अभिवृद्धि वो निश्चित होती है, ये आपको ध्यान देना है। अगला प्रश्न, चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक प्रक्रिया है। यह कथन जॉन डेवी के द्वारा दिया गया है, गिलफोर्ड के द्वारा, क्रूज के द्वारा या रास के द्वारा। देखिए चिंतन करना संज्ञानात्मक पक्ष में मानसिक क्रिया के साथ रास नहीं आ रहा था इनको। जी हाँ, रास महोदय जी कहते हैं कि चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया है। यह कथन आपके रास महोदय के, तो चिंतन संज्ञानात्मक के साथ एक पक्ष, एक मानसिक क्रिया, रास नहीं आ रहा है इनको, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिएगा, ये जो कथन है रास महोदय जी का कथन है।
और 9वां प्रश्न जो कि बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इस प्रश्न को हम वीवीआईपी कैटेगरी पर रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न पर। और क्यों इंपॉर्टेंट प्रश्न है यह जान लेते हैं। बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है? सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं, कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। तो बाल मनोविज्ञान के आधार पर अगर यहाँ पर हम देखें, जी हाँ, बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है कि प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। ठीक है, बाल मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें जन्म से लेकर परिपक्वता अवस्था तक विकसित हो रहे बालक का अध्ययन इस तथ्य पर जोर देकर किया जाता है कि प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। अगला प्रश्न है, स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि का बढ़ना जो है किस आयु में आकर रुक जाता है? 10 वर्ष, 12 वर्ष, 14 वर्ष, 16 वर्ष। देखिए, इस प्रश्न पर बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन आपको मिलेगा दो ऑप्शन पर, 14 होगा या 16 होगा। ठीक है, तो स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि का बढ़ना किस आयु में रुक जाता है? तो हमारे अकॉर्डिंग जो कहता है वह बाल 16 वर्ष है। काफ़ी बुक में 14 वर्ष दिया गया है, तो ये आप कन्फ्यूजन है, क्लियर कर लीजिएगा। लेकिन हम अगर ऑप्शंस की बात करें तो 16 वर्ष हम ऑप्शन जाएंगे। ठीक है, तो स्पेयरमैन की बुद्धि का बढ़ना किस आयु में रुक जाता है? 16 वर्ष की बात करेंगे। ठीक है, आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की जो स्क्रीन पर है। अच्छी स्मृति की क्या विशेषताएं होती हैं? शीघ्र पुनः स्मरण, शीघ्र पहचान या अच्छी धारणा या उपरोक्त छवि की बात करेंगे। तो आप सभी जानते हैं, ज्ञानी सर्वज्ञ व्याख्याता हैं, भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, कि अच्छी स्मृति की जो विशेषताएं होती हैं। देखिए, अच्छी स्मृति किसको बोला जाएगा? आप बोलते हैं ना, वह बच्चा जो है शीघ्र पुनः स्मरण कर लेता है, वो जल्दी याद कर लेता है। आपने बचपन में भी देखा होगा कि आपका साथी जल्दी याद कर लेता था। ठीक है, तो अच्छी स्मृति उसकी होगी। बोलते हैं ना, उसका दिमाग तेज है, उसकी स्मृति अच्छी है, वह शीघ्र पहचान जाता है, उसकी धारणा अच्छी है। ये तीनों जो है विशेषताएं आपके अच्छी स्मृति की हो जाएगी, इसलिए डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अपने अनुभवों को संचित रखना और उनको प्राप्त करने के कुछ समय बाद चेतना के क्षेत्र में पुनः लाने की जो शक्ति होती है उसे ही स्मृति कहते हैं। और शीघ्र पुनः स्मरण, पहचान और अच्छी धारणा इसकी प्रमुख विशेषताएं होती हैं। अगला प्रश्न साथियों, सभी कमेंट कीजिएगा। बेहतरीन प्रिपरेशन कर रहे हैं आप लोग, बेहतरीन फीडबैक मिल रहा है आप लोगों का। जसवाल सर आप सभी के स्वागत अभिनंदन करते हैं, आप सभी के माता पिता को प्रणाम करते हैं, सभी शिक्षक बंधुओं को स्वागत करते हैं। संवेग शब्द का जो शाब्दिक अर्थ होता है, क्रोध और भय की बात कर रहे हैं, स्नेह तथा प्रेम की बात कर रहे हैं, उत्तेजना या भाव में उथल पुथल की बात कर रहे हैं, या उपरोक्त में से कोई नहीं। सभी कमेंट कीजिएगा। तो संवेग शब्द का जो शाब्दिक अर्थ होता है उत्तेजना या भाव में उथल पुथल की बात करेंगे। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, क्योंकि आप सभी जानते हैं, कई बार हम जिक्र भी कर चुके हैं कि संवेग प्राणी एक जटिल अवस्था है जिसमें शारीरिक परिवर्तन, प्रबल भावना के कारण उत्तेजित दशा तथा एक निश्चित प्रकार का व्यवहार करने की प्रवृत्ति की ओर अग्रसर होते हैं। और वुडवर्थ के अनुसार संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। प्रश्न आ सकता है, किसका कथन है कि संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है? आपका जवाब होना चाहिए वुडवर्थ का कथन है। तो संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, किसका कथन है? वुडवर्थ महोदय जी का कथन है। अगला प्रश्न है, कौशल सीखने की पहली अवस्था है? यथार्थता, कल्पनाशीलता, समन्वय, अनुकरण। तो आप सभी लोग जानते हैं बच्चा सर्वप्रथम किस प्रकार से सीखता है। आप जानते हैं, कई बार प्रश्न पूछा गया है। तो बच्चा सर्वप्रथम अनुकरण के माध्यम से सीखता है। तो कौशल सीखने की पहली अवस्था क्या होती है? अनुकरण होती है। ठीक है, अनुकरण के माध्यम से बालक समस्या को समझने का प्रयत्न भी करता है, वह है अनुकरण के माध्यम से। मानसिक आयु के प्रत्यय का सर्वप्रथम प्रयोग किया है थांडाइक महोदय जी ने, गिलफोर्ड ने, स्पेयर ने, बिने साइमन ने। देखिए, जब भी मानसिक आयु के प्रत्यय की बात की जाती है, सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है? बिने और साइमन की बात की जाएगी। ठीक है, और इस संप्रत्यय का सर्वप्रथम अगर प्रतिपादन पूछा जाएगा तो बिने साइमन ही है। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। 15वां प्रश्न है साथियों कि शैशवावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि कौन है? मॉन्टेसरी विधि, खेल विधि, किंडरगार्टन विधि, या ये सभी हो जाएगा। तो शैशवावस्था के लिए जो उत्तम शिक्षण विधि की अगर बात करें तो मॉन्टेसरी विधि है, खेल विधि भी है और किंडरगार्टन विधि भी है। यहाँ पे उपरोक्त सभी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो मॉन्टेसरी, खेल और किंडरगार्टन, ये तीनों विधियाँ शैशवावस्था के लिए उत्तम विधि मानी जाती हैं, क्योंकि 5 वर्ष तक की अवस्था शरीर और मस्तिष्क के लिए सबसे बड़ी ग्रहणशील होती है। इस अवस्था में मॉन्टेसरी विधि, खेल विधि तथा किंडरगार्टन जो विधि है बच्चों के विकास के लिए हेतु उपयुक्त शिक्षण विधि मानी गई है। अगला प्रश्न है कि बाल विकास में साथियों प्रक्रिया पर बल है, वातावरण और अनुभव की भूमिका पर बल है, गर्भावस्था में किशोरावस्था तक अध्ययन होता है, या उपरोक्त सभी पर होता है। देखिए, बात कर रहे हैं बाल विकास की, बात कर रहे हैं तो बाल विकास प्रक्रिया पर भी बल होता है,
वातावरण और अनुभव की भूमिका पर भी बल दिया जाता है, और गर्भावस्था में किशोरावस्था तक का अध्ययन होता है। उपरोक्त सभी की बात करेंगे तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। क्योंकि आप जानते हैं कि बाल विकास जो होता है मनोविज्ञान की एक महत्वपूर्ण, उपयोगी तथा समाज एवं राष्ट्र के लिए कल्याणकारी शाखा है, जिसमें गर्भावस्था से किशोरावस्था तक के अध्ययन हेतु वातावरण एवं अनुभव की भूमिका एवं प्रक्रिया पर बल दिया जाता है। अगला प्रश्न है साथियों, बेहतरीन इसी तरह फीडबैक करते रहिए, कमेंट करते रहिए और अपनी तैयारी को बेहतर करते रहिए। बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र है। देखिए, बाल विकास अध्ययन का क्षेत्र पूछ लिया गया है कि बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन होता है, वातावरण का बाल विकास पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन, व्यक्तित्व भिन्नताओं का अध्ययन, या उपरोक्त सभी की बात करेंगे। देखिए, जो बाल विकास के अध्ययन के क्षेत्र की बात करें तो बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन कहलाएगा, वातावरण का बाल विकास पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन भी कहलाएगा, और व्यक्तित्व भिन्नताओं का अध्ययन कहलाएगा। अर्थात उपरोक्त सभी वाला हमारा डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया कि सर्वाधिक उपयुक्त जीवित, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट रहता है, यह सिद्धांत लेमार का है, हैरिसन का है, डार्विन का है, मैकडूगल का है। सभी बताइएगा। 5 सेकंड के लिए आपको प्रत्येक प्रश्न पर समय दिया जाता है आपको फीडबैक करने के लिए, क्योंकि जयसवाल सर आपके कमेंट, आपके फीडबैक को सर्वोपरि है, सम्मान करते हैं। प्रत्येक भाई बहन शिक्षक बंधु का कमेंट फीडबैक सर्वोपरि है, सम्मान है, क्योंकि आप सभी लोग भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं। सभी कमेंट कीजिएगा। तो सर्वाधिक उपयुक्त जीवित रहता है का सिद्धांत या सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का जो सिद्धांत है, ये सिद्धांत आपके जॉन डार्विन जी का है, नोट कर लीजिएगा। जी हाँ, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो सर्वाधिक उपयुक्त जीवित रहता है, यह सिद्धांत डार्विन द्वारा प्रतिपादित किया गया था। अगला प्रश्न है, बालक प्रथम 6 वर्ष में बाद के 12 वर्ष से भी दुगना सीख जाता है, यह कथन है फ्रायड, जुंग, गैसेल-टर्मन। यानी बालक जो प्रथम 6 वर्ष होता है शैशवावस्था में, बाद में 12 वर्ष से भी दुगना सीख जाता है। ठीक है, तो ये जो कथन है आपके किसका कथन है? यह गैसेल का कथन है, नोट कर लीजिए। गेस करना है आपको, केवल गेस करना है कि 6 वर्ष के बाद जो है 12 वर्ष से दुगना सीख जाता है। क्या करना आपको? इन दोनों में गेस कर लेना है। तो गेस अर्थात गैसेल की बात करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक योग्यता, थकान, या ये सभी की बात करेंगे। सभी नोट कीजिएगा, सभी यहाँ पे कमेंट कीजिएगा। चाहे जीन पियाजे जी की बात करें, कोहलबर की बात करें, थांडाइक महोदय जी की बात करें, ईपी पॉलॉ की बात करें, स्किनर की बात करें, सभी यहाँ पे प्रत्येक सिद्धांत आपके लिए इंपॉर्टेंट है सिलेक्शन की दृष्टि से। सभी यहाँ पे कमेंट कीजिएगा। ऐसा कोई मंजिल नहीं है जहाँ आप पहुँच नहीं सकते हैं। हिम्मत रखिए, मेहनत कीजिए, रास्ता खुद में खुद बन जाता है, सिलेक्शन अवश्य मिलेगा। ठीक है, सभी कमेंट कीजिएगा। तो संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाला जो कारक होता है वह शारीरिक स्वास्थ्य भी होता है, मानसिक स्वास्थ्य होता है और थकान भी होता है। इसलिए जो आपका यहाँ पे डी ऑप्शन दिया गया है, उपरोक्त सभी वाला यहाँ पे सही हो जाएगा। यानी संवेगात्मक विकास को हमारा तात्पर्य इस बात से है कि बालकों में विभिन्न तरह के संवेग का विकास कैसे होता है तथा किन कारणों से उनका विकास प्रभावित होता है। शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक योग्यता तथा थकान संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक की बात करेंगे। आइए बात कर लेते हैं, अगला प्रश्न क्या दिया गया है आप लोगों की स्क्रीन पर है कि सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुरूप व्यवहार की योग्यता का अधिगम सामाजिक विकास कहा जाता है, यह कथन है। प्रश्न क्या दिया गया है, ध्यानपूर्वक समझिएगा। सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुरूप व्यवहार की योग्यता का अधिगम सामाजिक विकास कहा जाता है, यह कथन आपके हरलाख महोदय जी का है, नोट कर लीजिएगा। इस प्रश्न को लॉक कर लेना है कि सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुरूप व्यवहार की योग्यता का अधिगम सामाजिक विकास कहलाता है, इसको आपको लॉक कर लेना है। जी हाँ, इसको लॉक कर लेना, अर्थात यह कथन किसका हो जाएगा? सभी लोग बताइएगा, लॉक महोदय जी का हो जाएगा। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की, जो बहुत ही अच्छा है, प्रश्न पूछा गया है, मॉडरेट प्रश्न है, सिलेक्शन की दृष्टि से इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ क्या होता है? कौशल का अर्जन, ज्ञान का अर्जन, व्यवहार में परिवर्तन, या व्यक्तित्व समायोजन। सारे प्रश्न, सारे ऑप्शंस एक जैसे नज़र आ रहे हैं, लेकिन ऑप्शंस वही क्लिक करेंगे जो सिलेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है, एक नंबर के लिए इंपॉर्टेंट है। तो सीखने का सर्वाधिक जो उपयुक्त अर्थ होता है वह व्यवहार में परिमार्जन करना। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सीखना एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा अनुभूति या अभ्यास के फलस्वरूप व्यवहार में परिवर्तन होता है। ठीक है, मॉडिफिकेशन की बात करेंगे। परिमार्जन अर्थात मॉडिफिकेशंस।
वाणी दोष नहीं है, ध्वनि परिवर्तन और अस्पष्ट उच्चारण की बात कर रहे हैं। धीमी या तेज गति से बोलना, हकलाना और तुतलाना या तीव्र अस्पष्ट वाणी। देखिए वाणी दोष हम किसे नहीं बोलते हैं। देखिए वाणी दोष धीमी या तेज गति से बोलना ये वाणी दोष नहीं होता है। वाणी दोष होता है अगर आप अस्पष्ट उच्चारण कर रहे हैं, हकला रहे हैं, तुतला रहे हैं, तीव्र अस्पष्ट वाणी हो रही, ये तीनों होंगे। ठीक है, क्योंकि ध्वनि परिवर्तन और अस्पष्ट उच्चारण, हकलाना, तुतलाना, तीव्र अस्पष्ट प्रमुख वाणी दोष है। और धीमी या तेज गति बोलना ये कोई वाणी दोष नहीं होता। ये अपनी अपनी आवश्यकताएं होती हैं, या अपने अपने क्षमता के अनुसार आदमी कोई धीमा बोलता है, कोई तेज बोलता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर मूल्यों की शिक्षा देने की सर्वोत्तम विधि कौन होती है? मूल्यों को महत्व को बताना, मूल्यों को पालन न करने पर दंडित करना, या अध्यापक के व्यवहार में मूल्य स्थापन, या उपरोक्त सभी। तो प्राथमिक स्तर पर मूल्यों की शिक्षा देने का जो सर्वोत्तम विधि कहलाती है वह आपकी अध्यापक के व्यवहार में मूल्य स्थापन की बात करें। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, करेक्ट आंसर हो जाएगा। मूल्यों के वर्गीकरण से सम्मिलित नहीं है अध्यापी या आध्यात्मिक मूल, एन केन प्रकारेण धनार्जन का मूल, नैतिक मूल या सांस्कृतिक मूल। सभी कमेंट कीजिएगा। पढ़ना कभी भी बंद ना करें, क्योंकि ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती है, वह दूसरों से ज़्यादा नॉलेज है आपको सफल बनाती है। इसलिए कहते हैं शिक्षा ही प्रकाश है। सभी कमेंट कीजिएगा। तो मूल्यों के वर्गीकरण से क्या सम्मिलित नहीं आप जानते हैं? एन केन प्रकारेण धनार्जन का मूल्यों से संबंधित या मूल्यों के वर्गीकरण से सम्मिलित नहीं होगा। और बाकी आपके जो दिए गए हैं आध्यात्मिक मूल, नैतिक मूल, सांस्कृतिक मूल, ये तीनों मूलों का वर्गीकरण सम्मिलित है आपके, लेकिन आपका एन केन प्रकारेण धनार्जन का मूल सम्मिलित नहीं होगा। अगला प्रश्न है जो कि इंटरेस्टेड प्रश्न है कि बाल अवस्था को काम की प्रासुप्ता अवस्था किसने कहा है? किलपैट्रिक ने, जॉन्स ने, रास ने, सिगमंड फ्राइड ने कहा है। सभी कमेंट कीजिएगा। ये आपका आज का 20 प्रैक्टिस सेट है। अब ये 20 प्रैक्टिस सेट आपने कमेंट अगर अटेंड किया होगा तो आप सोच सकते हैं, ठीक है, लगभग आपने कितने प्रश्नों को अटेंड किया? लगभग 600 प्रश्नों को। सब सारे अलग अलग हैं और सारे ऑप्शन को आपको पता है हम आंसर को डिटेल के साथ बताते हैं, क्योंकि ये प्रश्न अगर इससे संबंधित भी प्रश्न आएगा फिर भी आपसे बनना चाहिए। ठीक है, तो बाल्यावस्था को काम की प्रासुप्ता अवस्था किसने कहा है? वह सिगमंड फ्राइड ने कहा है। नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, आत्म केंद्रित व्यक्ति होता है, अंतर्मुखी होता है, बहिर्मुखी होता है, उभयमुखी होता है, सामाजिक निर्भर होता है। जब हम क्लास कर रहे हैं तो ये सारे प्रश्नों को हमने ऑलरेडी किया है। ठीक है, 1500 प्रश्न जो है आपके बाल विकास के हमने कंप्लीट किया है, जिसका प्लेलिस्ट आपको ऑलरेडी बना दिया गया है। ठीक है, तो आत्म केंद्रित जो व्यक्ति होता है, तो आत्म केंद्रित जो व्यक्ति होगा वह कैसा होता है? सभी लोग बताइए। आत्म केंद्रित व्यक्ति होता है वह अंतर्मुखी प्रवृत्ति का होता है। ठीक है, क्या होता है? आत्म केंद्रित अंतर्मुखी व्यक्ति का एक प्रमुख गुण होता है। ऐसे व्यक्ति अकेले रहना अधिक पसंद करते हैं तथा इनकी दोस्ती कुछ ही लोगों तक सीमित होती है। सीमित व्यवहार रहते हैं, अपने मन में ही अपने मस्त मगन रहते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या दिया गया है कि अपने ऊर्जा बल या लिबिडो को बाहर की ओर अभिव्यक्त करने वाले व्यक्ति का प्रकार होता है। ज्ञानात्मक व्यक्तित्व, कलात्मक, बहिर्मुखी या धार्मिक। देखिए अपने ऊर्जा बल अर्थात जो लिबिडो होता है उसको बाहर की ओर अभिव्यक्त करने वाले व्यक्ति का जो प्रकार होता है वह होता है कलात्मक व्यक्ति। ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पे? कलात्मक व्यक्तित्व की बात करेंगे। देखिए अपना ऊर्जा बल जो लिबिडो होता है इसको बाहर की ओर अभिव्यक्त करने वाले व्यक्ति बहिर्मुखी व्यक्तित्व के स्वामी होते हैं। ऐसे लोग प्रायः खुश मिजाज और आशावादी होने के साथ साथ अन्य लोगों से मिलना जुलना अधिक पसंद करते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया गया है कि कक्षा 4 का एक बच्चा सदैव चिंतित और कुंठित रहता है, तो आप एक शिक्षक के रूप में उसके अभिभावक से शिकायत करेंगे, मनोचिकित्सक के पास ले जाएंगे, स्वयं परामर्शदाता की भूमिका निर्वाह करेंगे, या उसे उसके भाग्य पर छोड़ देंगे कि जो बच्चे का भाग होगा उसको मिलेगा। तो कक्षा 4 का एक बच्चा जो है सदैव चिंतित और कुंठित रहता है, तो आप शिक्षक के रूप में, अध्यापक अध्यापिका के रूप में आपका जो कार्य का दायित्व होना चाहिए, सर्वप्रथम स्वयं परामर्शदाता की भूमिका यहाँ पे निर्वाह करना चाहिए। कौन कहता है कि कामयाबी किस्मत तय करती है, इरादों में दम हो तो मंजिल भी झुका करती है। जी हाँ साथियों, 30वां प्रश्न आ चुका है। इस प्रश्न का अंतिम प्रश्न आ चुका है कि भाषा विकास का सिद्धांत नहीं है अनुबंधन का सिद्धांत, अनुकरण का सिद्धांत, अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत, परिपक्वता का सिद्धांत। तो भाषा विकास का सिद्धांत सभी जानते हैं कि आपका अनुबंधन का सिद्धांत हो गया।
अनुकरण का सिद्धांत हो गया, परिपक्वता का सिद्धांत हो गया। ये तीनों भाषा विकास के सिद्धांत हैं, लेकिन आपका अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत नहीं है। ठीक है, तो आपका तीसरा प्रश्न जो दिया गया सी ऑप्शन हमारा भाषा विकास का सिद्धांत नहीं होगा। और आप जानते हैं कि भाषा विकास से हमारा तात्पर्य एक ऐसी क्षमता से है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने भाव और विचारों तथा इच्छाओं को दूसरे तक पहुंचाता है और दूसरों की इच्छाओं और भावों को ग्रहण करता है, और अनुबंधन, अनुकरण तथा परिपक्वता इसके प्रमुख सिद्धांत होते हैं। तो ये रहे दोस्तों 30 महत्वपूर्ण लाजवाब प्रश्न कि 30 में से आप लोगों का फीडबैक क्या है। प्रत्येक भाई बहन शिक्षक बंधु यहाँ पे कमेंट कीजिएगा, फीडबैक कीजिएगा। बेहतरीन प्रिपरेशन के साथ साथ यहाँ पर प्रत्येक भाई बहन कमेंट करिएगा 30 में से आपका बेहतर फीडबैक क्या है, आपके स्कोर क्या है, ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और अंत में एक ही बात कहना चाहूँगा कि जो आज सपनों में है वो कल आपके हकीकत में भी होगा। जो आज आपके सपनों में है वो कल हकीकत में भी होगा। अगर करोगे दिल से मेहनत, अगर करोगे दिल से पढ़ाई, तो जो आज नहीं है कल वो आपके कदमों में होगा, सफलता आपके कदमों में होगी। जय हिंद, वंदे मातरम।